दे आर एक्सटेंडेड। इनको हम कितना भी एक्सटेंड कर देंगे, इन्हें हम कितना भी एक्सटेंड कर देंगे बोथ डायरेक्शन में, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? Yes, Pari, speak. What do you want to ask? मैम मुझे तो बस यही पूछना था कि आप वो 6, 7, 8 वाले चैप्टर्स नहीं करवाओगे क्या? नहीं, 6, 7, 8 मैंने वो कटवा दिए ना आपके वाले चैप्टर्स। अच्छा ठीक है। सिलेबस एक बार कंफर्म कर लीजिए सिलेबस। मैम सिलेबस के अंदर तो चैप्टर कौन से चैप्टर 1 to 5 और 13 और 14 लिखा हुआ है। 1 to 5 एंड 13, 14। हाँ बेटा यही है। 6, 7, 8 मैंने कैंसिल, हमने किया कहाँ है 6, 7, 8 चैप्टर? हो गए क्या आपके 6, 7, 8 चैप्टर्स? नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि आप करवाओगे। हाँ, नहीं बेटा, अब नहीं करवाएंगे, ये हमारा 14 चैप्टर लास्ट है। ओके मैम। Yes. Two lines are said to be parallel if they lie in the same plane and they do not intersect each other at any point. However far they are extended. इन्हें हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी आप एक्सटेंड कर दोगे, लेकिन ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये होती हैं पैरेलल लाइंस। और इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हर पॉइंट पर सेम रहता है। अगर यहाँ पर ये 2.3 है, तो आप किसी भी पॉइंट पर इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लीजिए, ये 2.3 ही रहेगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम होता है। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल लाइंस की। ठीक है, अब व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होती है? A line which intersect 2 or more line at distinct point is called a transversal. अगर किसी भी 2 लाइन को कोई लाइन 2 अलग अलग पॉइंट पर काटती है, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन थी, इसको ट्रांसवर्सल टी ने कट किया है, ये ट्रांसवर्सल टी। और पैरेलल लाइन है आपकी एल और एम। L and M is a 2 parallel line and transversal T. Clear? अब किसी भी 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई भी ट्रांसवर्सल कट करती है, तो इसमें कितने एंगल्स बनते हैं? टोटल इसमें 8 एंगल्स बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। नेक्स्ट है आपका एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। पूरा जो चैप्टर है वो इस थ्योरी पार्ट पर ही बेस्ड है। अगर आपको ये एंगल समझ में आ गए कि कितने एंगल बन रहे हैं और इनमें क्या रिलेशन है, तब आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा। क्लियर? एंगल फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट 2 पैरेलल लाइन। अगर किसी भी 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल टी कट करती है, तो कितने एंगल्स बनते हैं? टोटल 8 एंगल्स। अब इनके नाम क्या होते हैं वो देखिए। फर्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? 1 and 5। एंगल 1, 5, 2, 6, 3, 7
and 4, 8. मतलब ट्रांसवर्सल के राइट साइड वाले पहले आप एंगल्स देखिए जो पैरेलल लाइन के अपर साइड में है, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बने इसमें? एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। ये सारे कौन से एंगल हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पूरी टेबल आपकी 174 पेज पर भी है, आप बुक में भी देख सकते हैं। यस, बुक में देखिए, एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन ऑन पेज नंबर 174। फर्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? ये फिगर है आपका, इस फिगर में देखिए ट्रांसवर्सल के राइट साइड वाले, अप साइड वाले दोनों एंगल और ऐसे ही नीचे वाले जो दोनों एंगल हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। क्लियर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं समझ में आ गए? और इनके बीच में क्या रिलेशन है कि ये इक्वल होते हैं। लेकिन कब? जब टू पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर नॉन पैरेलल लाइंस हुई तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? एंगल 3, एंगल 5। यहाँ फिगर में देखिए एंगल 3, एंगल 5। मतलब यहां देखिए पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 6 दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही जैसे इंटीरियर एंगल थे, इनर साइड वाले थे, ऐसे एक्सटीरियर एंगल देखिए एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 1, एंगल 7 आर कॉल्ड द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी इक्वल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इनर साइड के जो दोनों एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मींस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? Yes, Pari, unmute yourself. What do you want to ask? मैम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो वो दूसरे टाइप वाले कैसे होते हैं? कौन से? एंगल 1, एंगल 5। हाँ, एंगल 1 और एंगल 5 सेम साइड वाले अपर साइड के हो गए ना दोनों एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर सपोज एंगल 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री और मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 5, तो एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी होगी? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? यस मैम।
ठीक है। और ऐसे अगर एंगल 2 का मेजरमेंट दे दिया है और एंगल 6 का फाइंड आउट करना है, तो जो एंगल 2 का मेजरमेंट होगा वो ही एंगल 6 का मेजरमेंट होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? ओके मैम। यस, अब मुझे ये बताइए कि ये सारे एंगल्स आपको क्लियर हो गए? क्योंकि अगर ये एंगल क्लियर हो गए तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन अगर ये एंगल क्लियर नहीं हुए तो एक्सरसाइज क्लियर नहीं होगी आपको। इज इट क्लियर? आपको इन एंगल्स को लर्न करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको लर्न करना है। यस आस्था सिंह। अनम्यूट योरसेल्फ आस्था सिंह। मैम मुझे चैप्टर नंबर 5A का एक क्वेश्चन पूछना था। और 5A तो बेटा अभी तो मैं चैप्टर 14 पे हम डिस्कस करेंगे। 5A का जब आपकी रिवीजन क्लास होगी उसमें पूछ लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो हम तब उसमें डिस्कस मैम कर एक लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है प्लीज। बेटा बीच में ब्रेक करूं मैं टॉपिक? सॉरी मैम। हाँ, फिर ये ना मैं लास्ट के 5 मिनट में आपको बता दूंगी, आज ही बता दूंगी लास्ट के 5 मिनट में। ओके मैम। ठीक है। यस, ये बताइए ये क्लियर हो गया आपको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है? इनको लर्न भी करना है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज पर आ जाइए। अब अगर आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, in the given figure L parallel to M and T is a transversal. If angle 5 equal to 70 degree, then find the measure of each of the angle 1, angle 3, angle 4 and angle 8. Angle 5 is given. यस बताइए, कोई है जो कर सकता है क्वेश्चन नंबर 1? Yes, look here. जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, लीनियर पेयर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सब का यूज करना है आपको यहाँ पे, जितने भी एंगल्स हमने पढ़े थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ओनली एंगल 5 इज गिवन। एंगल 5 इज गिवन, कितना है ये? 70 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ देखिए एंगल 5, एंगल 5 70 डिग्री है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। वाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री। वाई? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अभी हमने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। अब एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपकी, एंगल 1 कितना आ गया आपका? 70 डिग्री। अब यहाँ पे बताइए एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है कि नहीं है?
जल्दी से बताइए, इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3? वाई? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। हमने पढ़ा था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? लीनियर पेयर है कि नहीं है? लीनियर पेयर जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री होगा। देखिए फिगर में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 का मेजरमेंट कितना है आपका? 70 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया आपका? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। अब एंगल 2 का मेजरमेंट कितना आ गया? 110 डिग्री। अब अगर एंगल 2 110 है, तो एंगल 4 भी 110 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और एंगल 2 अगर 110 है, तो एंगल 6 भी आपका 110 होगा। बाय कॉरेस्पॉन्डिंग। क्लियर? और एंगल 6 आ गया तो आपका एंगल 8 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 5 आ गया तो आपका ऐसे ही एंगल 7 आ जाएगा। 5 और 7 बोथ आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर और नॉट? आया समझ में? सारे एंगल्स का मेजरमेंट आ गया आपके पास? इज इट क्लियर और नॉट? अब ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही है, बस इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure L parallel to M and T is a transversal. If angle 1 and 2 are in the ratio 5:7, then find the measure of each of the angle 1, 2, 3 and 8. सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब एंगल 1 और एंगल 2 का आपको रेशियो दिया है, तो एंगल 1 हो गया आपका 5x और एंगल 2 हो गया आपका 7x। लुक हियर, यस, फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको समझ में आएंगे एंगल्स। टेक इट फास्ट।
डू दिस क्वेश्चन इन योर क्लास वर्क कॉपी। ये वाले सारे क्वेश्चन आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। इनको रीड करोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब आपको एंगल समझ में आ गए, उनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, उनमें रिलेशन समझ में आ गया, तो अपने आप क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है और अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार इसमें देखिए, फिर बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर्स के, जितने आपको पीडीएफ में दिए हैं। Yes, have you taken? Have you taken? Yes. क्लोज कर दो स्क्रीन। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। L parallel to M given and ratio of angle 1 and 2 is 5:7। तो हम इनका मेजरमेंट क्या ले सकते हैं, एंगल 1 और 2 का, 5x और 7x। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना ये। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। अब एंगल 1 इक्वल टू 5x, तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू आपने इसमें रखी, एंगल 1 और 2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर? नेक्स्ट, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हमने अभी पढ़ा था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हालांकि 4 और 6 की वैल्यू आपसे नहीं पूछी है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे फाइंड करके दिखाई है।
आपसे केवल एंगल 1, 2, 3 और 8 पूछा है, ठीक है। 4 और 6 की अगर आप नहीं भी बताते तो ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हमने सारे एंगल्स यहाँ पे फाइंड किए हैं। देन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों का मेजरमेंट 75 आ गया। एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोथ आर इक्वल। आ गए सारे एंगल्स आपके पास। और जरूरी नहीं है कि अगर मैंने जिस तरीके से किया है, अगर आप किसी और एंगल्स, किसी और 2 एंगल्स को इक्वल करके बता सकते हैं तो आप उनको कर लीजिए। सारे एंगल्स हैं आपके पास, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का यूज कर लीजिए। इज इट क्लियर? यस, अब बताइए समझ में आए? बस आपको क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज बताई है, जो एंगल्स बताए हैं, उनको यूज करना है यहाँ पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको नहीं पता? देखो, जब ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, अगर 2 पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट कर रही है, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो यहाँ पे ये जो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं ना, जैसे एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? 3 आ रहा है ना, और एंगल 2 के सामने एंगल 4 आ रहा है, तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ इट इज क्लियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रफ कॉपी में करके देखिए। 2 parallel lines L and M are cut by a transversal T if the interior angle of the same side, are given, then find the measure of each of these angle। तो पहले आपको क्या करना होगा? इसका फिगर ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ करिए जल्दी से। देखिए इस तरीके से इसका फिगर ड्रॉ होगा। सेम साइड इंटीरियर एंगल बोला है ना, तो these are the 2 parallel lines L and M and transversal T cut it। अब सेम साइड के इंटीरियर के आप कोई भी ले सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड के या राइट साइड के, ठीक है। फर्स्ट एंगल इज 2x minus 8 एंड सेकेंड इज 3x minus 7। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने इसको एंगल 1 और एंगल 2 नेम दे दिया। एंगल 1 इक्वल टू 2x minus 8 एंड एंगल 2 इक्वल टू 3x minus 7, ठीक है। These are the consecutive interior angle or not? पहले तो मुझे ये बताइए। अभी मैंने आपको बताया था consecutive interior angle कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, यही होते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल? देयर सम इज 180 डिग्री, यही प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टीज बताई थी ना अभी आपको। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? इनका सम 180 डिग्री होता है। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपके पास इक्वेशन बन गई। सेपरेशन करिए। देखो इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग बुक में भी मार्क कर सकते हैं। बुक में यहाँ पे देखिए
ये एंगल्स तो आपने मार्क कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 175, यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसको भी मार्क करिए। पेज नंबर 175 पे कन्वर्सली लिखा हुआ है ना, कन्वर्सली के नीचे यहाँ पे लिखा है इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं and the sum of the consecutive interior angle is 180 degree. Then the two parallel line are parallel. अगर लाइन कैसी है पैरेलल, अगर नॉन पैरेलल लाइंस हैं तब ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होंगी। क्लियर? अब बताइए, अब समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं? अब करिए आगे, जल्दी से बताइए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको करके बताइए कॉपी में जल्दी से। जब तक आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं, क्लियर नहीं होंगे। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे ना खुद, मैंने जो भी आपको क्वेश्चंस शेयर किए हैं पहले आपको खुद करने हैं। डू योरसेल्फ ऑल द क्वेश्चन, देन चेक विद पीडीएफ, डोंट कॉपी इट। कॉपी नहीं करना आपको, पहले खुद करिए, जहां भी मिस्टेक है उसको पीडीएफ से चेक करिए। अगर आप कॉपी करेंगे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, because totally exercise is based on theory. आपको जो भी प्रॉपर्टीज बताइए उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको। यस, क्लियर? यस, आस्था सिंह। आस्था सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जब आप इसकी थ्योरी करोगे, एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ना बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ, इसमें लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। हाँ, वो कौन से हैं? तो बेटा इंटीरियर कौन से होंगे? जो अंदर वाले होंगे ना। 3, 4, 6 एंड 8, सॉरी 6 नहीं, एंड 5। यहाँ देखो, यहाँ देखिए आप, ये आपने, ये दिख रहा है आपको फिगर? यस मैम। ठीक है, तो एंगल जरूरी थोड़ी है कि जो हमने फर्स्ट फिगर में एंगल का नाम दिया था वही हमको सेकंड में देना है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको एक क्लू ये दिया है कि जो ट्रांसवर्सल के इनर साइड के, सेम साइड के जो एंगल हैं उनका मेजरमेंट दिया है, तो ये ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या तो आप राइट साइड लीजिए या फिर आप लेफ्ट साइड लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड लिया है। लेफ्ट साइड में मैंने एंगल 1 और एंगल 2 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमें दो ही एंगल दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दिया। अब एंगल 1 का मेजरमेंट मैंने जो भी दिया हुआ है 2x-8 लिखा, और एंगल 2 का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 3x-7। अब आ गया फिगर समझ में? यस मैम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? देन 2x-8 इन ब्रैकेट प्लस 3x-7 इक्वल टू 180 डिग्री।
इक्वेशन यही तो बनी आपकी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 और 2 की जो भी आपको वैल्यू दे रखी है आपने इसको यहाँ पे रखा, इक्वल टू 180 डिग्री। सेपरेट कर लीजिए, एक्स एक्स को प्लस कर लीजिए और विदाउट एक्स वाले ऐड कर लीजिए। सेपरेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पे गिवन जो भी एंगल आपको दिए हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इनमें रखिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके मैम। अब आया समझ में? हाँ, अब बताइए 5A में आपको क्या प्रॉब्लम थी? मैम 5A में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। Yes, any other query related to chapter 14? Any of you? मैम मुझे एक इसमें और एक चैप्टर नंबर 13 में है। ये हम रिवीजन क्लास आपकी लेंगे मंडे को, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना, सारी प्रॉब्लम को एक जगह लिख लीजिएगा, फिर सारी प्रॉब्लम हम उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके मैम। जिसको भी जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है रिवाइज कर लीजिए होल चैप्टर्स, और जो क्वेरी हो आप लोग पूछ लीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी हमारी नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको शायद समझाया था। यस मैम, मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम। यस, लुक हियर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सिंप्लीफाई करना है। 3 raised to the power 5 multiply 10 raised to the power 5 multiply 25 whole upon 5 raised to the power 7 into 6 raised to the power 5। देखो इस क्वेश्चन में और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी नंबर फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है तो पहले आपको उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 के तो फैक्टर्स नहीं हो सकते, लेकिन 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 और 5। 25 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 into 5। तो हमें इन सबको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हमने लिया 3 raised to the power 5 into 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 5। यहाँ 10 raised to the power 5 था ना, इसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक किया 2 और 5, तो पावर तो एज इट इज रहेगी 5 5, ठीक है, into 5 raised to the power 2। 25 के 2 फैक्टर्स हो गए, 25 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 5 into 5 ही तो होता है। और मैम ये 5 into 5 25 के फैक्टर्स आप 5 निकालेंगे। raised to the power 5 क्या हुआ? यहाँ पे 10 था, 10 raised to the power 5 था ना, 10 raised to the power 5। आपने इस पावर को पहले छोड़िए, पावर तो दोनों के ऊपर आएगी जो भी आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इस 10 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से आए? 2 into 5। 10 के फैक्टर्स कितने? 2 और 5 आए ना फैक्टर। यस मैम। ठीक है, 2 और 5 10 के फैक्टर आ गए। अब इनके ऊपर पावर भी तो 5 है, तो आप पावर भी तो यूज करेंगे ना। तो आपने यहाँ पे 2 के ऊपर भी पावर 5 लगाई और 5 के ऊपर भी पावर 5 लगाई। क्यों? क्योंकि ये 10 raised to the power 5 था। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 into 5, 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 5, तो इसका आंसर 10 raised to the power 5 ही तो आएगा। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे 25 के 2 फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए, तो ये हो गया 5 raised to the power 2। ठीक है, अब अपॉन में आ जाइए, 5 के कोई फैक्टर नहीं होंगे तो ये 5 raised to the power 7 एज इट इज रहेगा। लेकिन 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं। 6 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 and 3। 2 into 3। अब इनकी पावर क्या लगाओगे आप? जो 6 की है वही 5। दोनों के ऊपर 5 5 पावर लगा दिया आपने। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करिए। अब देखिए 3 raised to the power 5 यहाँ पर है और न्यूमरेटर में भी है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 raised to the power 5 है, यहाँ भी 2 raised to the power है, इसको भी आपने कैंसिल कर दिया।
अब यहाँ पे बताइए 5 रेज टू द पावर 5 और 5 रेज टू द पावर 2, अगर इसको दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 रेज टू द पावर 7 होगा कि नहीं होगा? यस मैम। होगा ना। तो ये 5 रेज टू द पावर 7 से 5 रेज टू द पावर 7 कट गया, तो आपके पास बचा क्या? ओनली 1। मैम ये वाला लास्ट वाला जो आपने समझाया वो फिर से 5 रेज टू द पावर 7 से कैसे कटा ये दोनों? यहाँ पे आपने लिखा 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। यस मैम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 5 रेज टू द पावर 7 नहीं होगा क्या? ये बताओ। ओके मैम। तो ये 5 रेज टू द पावर 7 हो गया और ये 5 रेज टू द पावर 7 से कट गया। ओके बचा मैम। क्या हमारे पास? 1। अब आ गया समझ में? यस मैम। और मैम जो चैप्टर 14 है उसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप अगली क्लास में सॉल्व करवाओगे? बेटा जितने मैंने पीडीएफ में शेयर करे हैं इतने ही करेंगे हम, बस और क्वेश्चंस नहीं करेंगे। बाकी एग्जाम में नहीं आएंगे?